क्या प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, उनको अपनी हार सामने दिख रही है, उसके के हिसाब से ऐसे जो विधान है वो कर रहे हैं? देखिए, नेचुरल है कि जब आप बहुत बड़ी फेंक देते हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो बाद में उनको रियलाइज़ होता है मेरे पास तो 400 कैंडिडेट भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे कैंडिडेट भी ढूंढना पड़ रहा है। आज देश के अंदर जो भी घटिया राजनीति जो लोवेस्ट लेवल के ऊपर चले जा रही है, उसकी बुनियाद, उसकी शुरुआत कौन करा है? तो भारतीय जनता पार्टी करे। तो हमको कोई आश्चर्य नहीं होता कि मोदी जी परभनी में आके ये बोलते हैं कि अब दुनिया को पता चल सका है कि मोदी घर में घुस के मारता है। मोदी जी क्या टपोरी की भाषा बोलते हैं? मोदी जी क्या कोई सड़क का कोई चलता फिरता आदमी है जो इस तरह की भाषा करेगा करके? ये जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री बैठे हैं, ये यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी लाना चाह रहे थे पानी का ठेका देने के लिए, और वो पूरा का पूरा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में देने का उनका मंशा थी। सब एक साथ गैंग अप हो गए थे, उसमें शिवसेना वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस एनसीपी के भी थे, और महानगर पालिका के अधिकारी भी उसके अंदर पार्टनर्स बन गए थे। अब इलेक्शन आया और हमको कोई आश्चर्य नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड अ बिट, क्योंकि हमको मालूम था कि इलेक्शन जैसे करीब आएगा तो मुल्क का वजीर आज़म जो है वो अचानक हिंदू बन जाएगा और लोगों को भी ये मजबूर कर देगा कि तुम है तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करो, नौकरियों की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, नौजवानों की, महिलाओं की, कोई ऐसी बात मत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर के स्पेशल इंटरव्यू में आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज जलील, जो कि AIMIM से 2019 में जायंट किलर ठहरे थे और यहाँ से 4 बार के MP चंद्रकांत खैरे को उन्होंने डिफीट करके लगभग 4000 वोटों से जीत दर्ज कर दी। लेकिन इस साल समीकरण अलग है। इस साल 2 शिवसेनाएं यहाँ से लड़ रही है। 2019 में इनके साथ वंचित बहुजन अघाड़ी भी थी, लेकिन इस साल वंचित बहुजन अघाड़ी अलग से लड़ रही है। सर, आपका स्वागत है द वायर में। थैंक यू। किस तरह से देखते हैं आप 2024 का और 2019 के इलेक्शन में क्या फ़र्क है? 2019 के अंदर शहर में तो लोग मुझे पहचानते थे क्योंकि मैं 2014 से 19 तक यहाँ का MLA रह चुका हूँ, लेकिन रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर बहुत सारे लोग मेरे नाम से भी वाकिफ़ नहीं थे। तो जब मैं जाता था तो लोगों को पहले मेरा नाम ही बताना पड़ता था कि मैं हूँ इम्तियाज़ जलील करके। 2024 के अंदर जब मैं जाता हूँ तो 2-2, 3-3 घंटे वहाँ के हर जाति, धर्म और मज़हब के लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि इम्तियाज़ जी कब आने वाले हैं करके उसमें। और ये इसलिए मुमकिन हुआ है कि पिछले 5 सालों के अंदर मैंने जो काम किया है, उनके जो भी इश्यूज़ थे जो पार्लियामेंट के अंदर रेज़ किया हो, तो उसकी वजह से उन्हें भी समझ में आया है कि बंदा सबके लिए काम करता है करके उसमें, तो आज अटैच हो रहे हैं। 2 शिवसेनाएं लड़ रही है, तीसरा उम्मीदवार MIM का आपके तौर पर है और चौथा जो है वो भी मुस्लिम कैंडिडेट है, वंचित बहुजन अघाड़ी ने दिया है। क्या वोटों का डिवाइडेशन होगा इस बार? देखिए, 3 ही है मैदान में, बाकी छुट्टू पुट्टू जो रहते हैं इसके अंदर सिर्फ ऐसे आते हैं खेलने के लिए वो। तो ये 3 ही उम्मीदवार है और मैं वायर को रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 जून को आप ज़रूर यहाँ पे औरंगाबाद में आए, क्योंकि हम प्लान जो कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न जो है वो औरंगाबाद के अंदर मनाए। अब इतना कॉन्फिडेंटली जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप शहर में चले जाइएगा और किसी से भी पूछ लीजिएगा, उसमें स्पेशली यंगस्टर्स से पूछिएगा कि आप किसको वोट देंगे करके उसमें, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अभी फ़िलहाल जो है वो कैसा सिचुएशन है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। या ऑल द बेस्ट फॉर यू। मैंने लोगों से भी बात की औरंगाबाद से, थोड़ा सा लोकल इशू के मुद्दे पे आते हैं तो पानी की सबसे बड़ी समस्या औरंगाबाद में अभी हाल ही में दिखाई दे रही है। जी, हाल ही में नहीं, इस पर काम करना ज़रूरी था और 5 साल में कितना काम हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैंने सबसे बड़ा काम ये किया है कि ये जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री बैठे हैं, ये यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी लाना चाह रहे थे पानी का ठेका देने के लिए, और वो पूरा का पूरा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में देने का उनका मंशा थी। सब एक साथ गैंग अप हो गए थे, उसमें शिवसेना वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस एनसीपी के भी थे, और महानगर पालिका के अधिकारी भी उसके अंदर पार्टनर्स बन गए थे। मैं अकेला था और वो पूरे के पूरे एक तरफ थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने साफ बोल दिया था मैं किसी हालत के अंदर समांतर कंपनी को आने नहीं दूंगा। अब समांतर कंपनी किसकी थी आपको पता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के MP है सुभाष चंद्र, जो जी न्यूज़ के मालिक है, उनकी कंपनी थी। अब दिल्ली से प्रेशर आ रहा महाराष्ट्र के ऊपर कि भाई ये कंपनी अपना बंदा है, इसको देना है, ठेका देना है करके।
बम्बई वाले यहाँ के अधिकारियों के ऊपर फोर्स करते। अब वो अधिकारी बाकी सबको तो मैनेज करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन मुझे मैनेज कर नहीं पाए। और मैंने साफ कह दिया था कि मैं किसी हालत के अंदर मेरे शहर के अंदर ये प्राइवेट कंपनी को नहीं आने दूंगा करके। वो चले गई। अब ये है कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए, ये इसको हम कितना भी हम फॉलो कर ले, अगर ठेकेदार को पेमेंट बराबर टाइम के ऊपर रिलीज़ नहीं कर रहा है तो वो भी घर जाके बैठ जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की कैटेगरी के अंदर डालते हुए उसको इमरजेंसी के तौर के ऊपर हम कितना जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नेशनल इश्यूज़ पे आते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के जो स्पीचेस थे वो डायरेक्टली मुस्लिमों के ऊपर अटैक करने वाले थे। घुसपैठिए, मंगलसूत्र की बात हो। औरंगाबाद हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति को देखा जाता आ रहा है, हिस्ट्री रही है इसकी, जिस तरह से हिंदुत्ववादी पार्टीज़ यहाँ पर कार्य करती थी, और ये सीधे तौर पर अभी प्रधानमंत्री ने अटैक किया। क्या प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, उनको अपनी हार सामने दिख रही है, उसके हिसाब से ऐसे जो विधान है वो कर रहे हैं? देखिए, नेचुरल है कि जब आप बहुत बड़ी फेंक देते हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो बाद में उनको रियलाइज़ होता है यार मेरे पास तो 400 कैंडिडेट भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे कैंडिडेट भी ढूंढना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे दिन करीब आते गए तो उनको एहसास होने लगा कि भैया मैंने तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये कर दिया है करके उसमें। अब उसको संभाल के कैसा रखना चाहिए, लोगों का वोट कैसे बटोरने चाहिए। लोग तो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तुम तुम्हारा काम दिखाओ, और वो क्या काम दिखा रहे हैं कि हर राज्य के अंदर जाकर खासदारों को ख़रीद लो, पार्टियों को फोड़ दो, उनके जितने भी मजबूत है उनका अपने गोद में बिठा लो। तो ये सब धंधे वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें ये पता चल रहा है कि यार लोग अब बहुत होशियार हो चुके हैं, तो सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला कौन सा है? हिंदू मुस्लिम करो। उसमें कितने सालों से उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके अपनी सियासत कर रहे थे। अब इलेक्शन आया और हमको कोई आश्चर्य नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड अ बिट, क्योंकि हमको मालूम था कि इलेक्शन जैसे करीब आएगा तो मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अचानक हिंदू बन जाएगा और लोगों को भी ये मजबूर कर देगा कि तुम है तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करो, नौकरियों की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, नौजवानों की, महिलाओं की, कोई ऐसी बात मत करो, तुम सिर्फ हिंदुत्व के उसके ऊपर करो। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं तो इम्तियाज़ जलील की एक जात है, एक धर्म है, मज़हब है, आपका भी एक धर्म होगा उसमें, लेकिन जब आप पार्लियामेंट में खड़े रहते हैं यू आर जस्ट एन इंडियन, आप भारतीय है। लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर आज़म वहाँ पर खड़े रहकर ऐसा सीना ठोक कर कह रहा है कि मैं ओबीसी हूँ करके, तो मोदी जी आप ओबीसी नहीं, आप ओबीसी होंगे अपने घर के। आपकी जात, आपका धर्म पार्लियामेंट के बाहर आप बताइएगा। वहाँ पर जब आप खड़े हैं तो एक भारतीय नागरिक की हैसियत से आप मेरे भी, वरना क्या हो जाएगा, आप अगर इसी तरह की कैटेगराइजेशन करेंगे कि ये मराठा है, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, हाँ, तो आप वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर है तो जात धर्म का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आज देश के अंदर जो भी घटिया राजनीति जो लोवेस्ट लेवल के ऊपर चले जा रही है, उसकी बुनियाद, उसकी शुरुआत कौन करा है? तो भारतीय जनता पार्टी करे। तो हमको कोई आश्चर्य नहीं होता कि मोदी जी परभनी में आके ये बोलते हैं कि अब दुनिया को पता चल चुका है कि मोदी घर में घुस के मारता है। मोदी जी क्या टपोरी की भाषा बोलते हैं? हाँ, मोदी जी क्या कोई सड़क का कोई चलता फिरता आदमी है जो इस तरह की भाषा करेगा करके, हाँ, कि घर में घुस के मारूंगा करके? 10 साल किस तरह से देखते हैं अब 2014 से 2024 तक, स्पेशली मुसलमान जो भाई है, उनकी कैसे प्रगति हुई? देखिए, मुसलमानों की जो हालत है, नहीं, मुसलमानों की जो हालत थी वो हालत है। बस हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में हमें जीना है तो हमें लड़कर जीना होगा। अपने अधिकारों का इख्तियार हमें हासिल करने के लिए हमें जो लड़ाई लड़नी है जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर रहते हुए हमें अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा करके। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले मुसलमानों की बहुत अच्छी हालत थी और अब बहुत ही ये है, जैसी थी वैसी थी। एक चीज़ था कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो वो पीठ में खंजर घोंपने का काम करते थे और भाजपा वाले सीधा सामने से वार करते हैं। मरना तो दोनों ही तरफ से है हमको उसमें। एक आखिरी सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया कि एक नेता यहाँ होता है तो दूसरी तरफ जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, स्पेशली महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स हो, जो वॉशिंग मशीन की राजनीति बीजेपी ने की है, जिन पर आरोप थे कि भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो दूसरे तीसरे दिन बीजेपी में जाते हैं तो आरोप मिट जाते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं और आपकी पार्टी इससे पूरी तरह से अलग कैसे? देखिए, मैं नरेंद्र मोदी साहब का भाषण है
कि जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री के ताल्लुक से भाषण दिया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। 70,000 करोड़ का घोटाला। सारे महाराष्ट्र को मालूम था कि उन्होंने तो सिर्फ एक सिंचन घोटाला किया, इरिगेशन स्कैम था, लेकिन उन्होंने पूरे भारत देश को बताया कि सिंचन घोटाला, खनन घोटाला, बैंक घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला। 4 दिन के बाद उनको बुलाए, गोद में बिठाए और बोले अब तू महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री हो जा करके। तो कोई दूसरा अगर करा होता तो मैं समझ में आता था। मोदी जी तो अपनी छवि कैसी बताते हैं कि मैं बहुत दूध का धुला हुआ हूँ, मेरे से साफ छवि वाला कोई हो ही नहीं सकता, इसी तरह की छवि बनाते हैं। तो मेरा ये है कि मोदी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या हो गया था ऐसा कि 8 दिन पहले आप इतना ज़ोरदार भाषण दे रहे थे और 8 दिन के बाद है तो आप अजीत पवार को बुलाए, गोद में बिठाए और उसको बोले ले डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ले करके। सवाल हमारे भी है मोदी जी, कभी हमारे भी जवाब। आपका ही सवाल नहीं, पूरे महाराष्ट्र का सवाल है। मैं जब औरंगाबाद में घूम रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि किस तरह से देखते हो, तो लोग भी कंफ्यूज है कि ये कैसी राजनीति है। एक नेता इस पार्टी में होता है तो दूसरी पार्टी में जंप करता है तो उसके पूरे दाग धुल जाता है। आखिरी सवाल हम इंटरव्यू करते हैं क्योंकि आपको बड़ी जल्दी है। मराठा रिजर्वेशन का महाराष्ट्र में सबसे अहम मुद्दा मसला रहा है, स्पेशली हम औरंगाबाद हो या मराठवाड़ा रीजन में हो जहाँ से मराठा रिजर्वेशन की जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट होती है। क्या सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दिया है, या दिया है तो भी उनको इलेक्शन को देखते हुए सिर्फ 10%? देखिए क्या है कि पिछले कई सालों से बहुत सारे समाज जो है वो अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मराठा समाज कितने सालों से लड़ रहा है, धनगर समाज को तो 75 सालों से बेवकूफ़ बनाने का काम ये कर रहे हैं। मुसलमान ये कहता है कि हमको तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके। क्या वजह है कि आप इस तरह के इलेक्शन के टाइम पे आते ही सिर्फ आश्वासन देते हैं करके। और मराठा रिजर्वेशन हम भी ये मान के चलते हैं कि जो जेन्युइन है उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि सरकार किसी हालत में देने वाली नहीं है। तो बार बार जब भी आंदोलन होते हैं तो एक लॉलीपॉप दे डालो, अपना इलेक्शन निकाल लो, उस आश्वासन के ऊपर जनता तो भोली भाली होती है और फिर 5 साल भूल जाओ। तो यही काम वो करते आए हैं। लेकिन मैं महाराष्ट्र के अंदर एक आदमी को मुबारकबाद देता हूँ, जरांगे पाटिल, जो एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी है। आज मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब में भी इतनी ताकत नहीं है कि उनकी एक आवाज़ के ऊपर पूरे लाखों का समाज रास्ते के ऊपर उतर जाए करके। ये आदमी दुबला पतला गाँव का एक सादा सा आदमी उन्हें आवाज़ लगाता है और लाखों लोग है तो सड़क के ऊपर निकल आते हैं करके। तो ऐसी ताकत जो है उसके समाज में उसने इसलिए तैयार की क्योंकि वो अपने इशू को लेकर बहुत ही ईमानदार था, प्रामाणिक था, इस वजह से ये मुमकिन हुआ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।